Hello everyone. Hope everybody is healthy and fine. So class 10th economics में today we are discussing about chapter number 3rd, that is money and credit. Earlier what we have discussed in this chapter is the drawbacks of barter system. Right? What is barter system? Earlier how it was practiced in India and what were the drawbacks due to which the money has to be introduced in India. Right? Earliest form of money that we have studied was the kauri that I have already shown you. Right? Now, further moving from Cori till this virtual money, we have came a lot of way later, right? So for that matter, we are discussing money chapter, the next part of the money. Okay, so let us start now. So here it is. So introduction of money, how it the money introduced, right? What it says, money is a medium of exchange that facilitates transactions in an economy. देखिए मनी है क्या? मनी इज नथिंग जस्ट अ कमोडिटी विच इज यूज्ड फॉर द purpose of exchange throughout the domestic territory of any country, right? If we talk about India, so the currency which is used for this facilitation is the INR, which is Indian rupee. If we talk about USA, the currency is US dollars, right? So in different countries there are certain currencies which are used for the purpose of exchange, but all of these currencies are combinedly known as the money. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मनी बोल. So it serves as a unit of account providing a standard measure of value. What I told you कि everything is having a certain value right now, but earlier times अगर हम बात करें तो ऐसी किसी भी चीज की वैल्यू फिक्स करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था. For different purpose, for different persons, the value of the commodity is different, right? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सज्जन है जो कि राइस उगाते हैं और उनको पेयर ऑफ शू खरीदना है तो उनके लिए पेयर ऑफ शू की वैल्यू अलग रहेगी. वहीं अगर कोई और पर्सन है जो कि वीट उगाते हैं उनके लिए पेयर ऑफ शूज की वैल्यू अलग रहेगी. तो ये डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट वैल्यूज रहा करती थी. बट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी दिस प्रॉब्लम ऑफ कॉमन यूनिट हैज ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड. मनी ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. अच्छा मैंने आपको पहले बताया था इसके बारे में. वो पहले मनी पहले जो था बेटा क्या था, जितने भी गुड्स होते थे इन सबको अपन फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंज यूज किया करते थे, लेकिन इनको सेव कर पाना बड़ा मुश्किल होता था. भाई ये पेरिशेबल नेचर के होते थे, एक समय के बाद में जाके खराब हो जाएंगे. लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जो समय के बाद में जाके खराब नहीं होता. दैट इज वाई मनी के इंट्रोडक्शन से एक और अच्छी चीज निकल के आई, दैट इज दी मनी ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. दैट मीन्स सेविंग्स पॉसिबल हो पाती है मनी, राइट? अलाउंग इंडिविजुअल्स टू सेव फॉर फर्दर यूज, राइट? नाउ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आइए मनी की वो डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इट सेज ड्यूरेबिलिटी एंश्योर्स दैट मनी कैन विथस्टैंड फिजिकल वियर एंड टियर. देखिए जब भी हम मनी की बात करते हैं तो ये काफी ड्यूरेबल होता है. जैसे हम बात करें कॉइन्स, तो ये बारिशों में गर्मियों में खराब नहीं होते हैं, राइट? लेकिन अर्लियर जो गुड्स हम यूज करते थे फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंज ये पेरिशेबल नेचर के होते थे और ड्यू टू द नॉर्मल वेदर और जो कंडीशंस हुआ करती थी वो खराब हुआ करते थे, राइट? लेकिन जब हम बात करते हैं मनी की तो दीज आर ड्यूरेबल इन नेचर. लंबे समय तक आप इसको यूज कर सकते हो. डिविजिबिलिटी अलाउज मनी टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड वेरियस ट्रांजैक्शंस. जैसे एग्जांपल के तौर पर जब हम किसी भी कमोडिटी को खरीदने की बात करते हैं तो किसी भी कमोडिटी को जब हम परचेज कर रहे हैं साहब या एक्सचेंज कर रहे थे अर्लियर टाइम्स में, तो उसको डिवाइड करके बेचना थोड़ा तो मुश्किल होता था. सपोज करो आई एम हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ व्हीट, ठीक है, एंड आई हैव टू परचेज अ हॉर्स फॉर दैट. बट जो भैया हॉर्स वाले सेलर हैं उन्होंने मुझे बोला कि भाई फॉर परचेजिंग अ हॉर्स मुझे चाहिए कम से कम 5 sacks ऑफ व्हीट. 5 बोरे मेरे को व्हीट के चाहिए. बट मेरे पास कितने थे? सपोज कीजिए 3 बोरी. तो क्या वो मुझे उस हॉर्स का कुछ पार्ट देगा? हाफ पार्ट थोड़ा दे सकता? नहीं दे सकता. फॉर दिस पर्पस नाउ एक्सचेंज के लिए वी हैव मनी, और इसी से फैसिलिटेशन आया कि अब डिविजिबिलिटी ऑफ मनी कैन बी डन. ठीक है, फॉर स्मॉलर अमाउंट्स यू कैन गिव स्मॉलर मनी या फिर स्मॉल अमाउंट मनी. ठीक है, फॉर अगर आप बड़ा ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आप लार्जर मनी को देकर के वो कर सकते हैं, राइट?
पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो सकता, मेक्स इट इजी टू कैरी मनी एंड यूज इट इन डिफरेंट लोकेशन। देखिए कमाल की चीज है साहब, जैसे मैंने अर्लियर टाइम्स की बात की थी, जब कमोडिटीज को सेव करके रखा था ट्रांजेक्शन के लिए, तो इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन कमोडिटीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट इन टुडेज एरा, मनी को अगर आप यहां से, मैं कहता हूं महाराष्ट्र जाना चाहो, आप चेन्नई जाना चाहो, तो सिंपली यू कैन कैरी मनी विद यू, राइट? और आप अक्रॉस द कंट्री कहीं पे भी उसको लेकर के ट्रेवल कर सकते हो। बट अर्लियर टाइम्स में ये चीज थोड़ा सा मुश्किल होती थी, राइट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी को हमने यहां पर थोड़ा सा एनलिस्ट भी किया है। सबसे पहले इसका ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, एक्सेप्टेंस, मैल्येबिलिटी, लिमिटेड सप्लाई, स्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, सो हियर वी डिस्कस्ड अबाउट 3 ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर। कितने तरीके के मनी होते हैं सर? तो देखिए, कमोडिटी मनी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल गुड्स एंड हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। तो भाई सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिएट मनी की। किसकी बेटे? अच्छा, व्हाट इज एक्चुअली फिएट मनी? देखिए, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इश्यू की गई करेंसी होती है, इश्यू की गई, उस करेंसी को हम कहते हैं फिएट मनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया की बात करें, तो जो INR, इंडियन रुपी, इन टर्म्स ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स इशू किए जाते हैं, उस इशू किए गए नोट्स को अपन बोलते हैं क्या? फिएट मनी। क्या बोलते हैं बेटे? चलो देखो एक बात, फिएट मनी इज गवर्नमेंट इशूड करेंसी दैट इज नॉट बैक्ड बाय अ फिजिकल कमोडिटी। डिजिटल मनी क्या होता है सर? इसमें आती है वर्चुअल करेंसीज एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फैसिलिटेटेड बाय द टेक्नोलॉजी। जैसे आज की डेट में अपन यूपीआई यूज करते हैं, पेटीएम एंड ऑल, जो भी फर्दर ट्रांजेक्शंस के लिए, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए जो भी एप्स वगैरह यूज की जाती है, वो सब किस में आती है? आपके डिजिटल मनी में आती है, राइट? हो गया ना? सो फर्दर मूविंग अपार्ट, तो मनी के कुछ और फॉर्म्स भी होते हैं। देखो, एक तो अपन ने पढ़ा फिएट मनी जो कि इशूड होते हैं, राइट, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा। वन मोर टाइप ऑफ मनी इज देयर, दैट इज द फिड्यूशरी मनी। ठीक है, नाउ व्हाट इज फिड्यूशरी मनी बेटे? फिड्यूशरी मनी में आते हैं ट्रांजैक्शंस टेकन प्लेस on the basis of trust between the seller and the purchaser। यानी सिंपल सी कहानी है। एग्जाम्पल लेते हैं चेक का। ठीक है, चेक होता है बेटा जी, चेक को आप फिड्यूशरी मनी कह सकते हो, राइट? कैसे? सपोज कीजिए मुझे, दिस इज पर्सन एक्स, ठीक है, एंड ही हैज टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी टू पर्सन वाई, राइट? से सपोज 10,000 रुपीज उसको पे करना है, बट द पर्सन एक्स इज लैकिंग कैश विद हिम। उसके पास अभी पैसा कैश में अवेलेबल नहीं है, हाथ में पैसा करेंसी के रूप में अवेलेबल नहीं है, बट ही इज हैविंग द अमाउंट इन हिज बैंक अकाउंट। ठीक है, यानी उसके पास बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है। अब इसको अगर पेमेंट करना है तो वो कैसे पेमेंट करेगा बेटा जी? वो अपने सीधे सीधे बैंक अकाउंट का एक चेक काट के इसको देगा। क्या देगा? से सपोज आईसीआईसीआई इज द बैंक, जहां पर मिस्टर एक्स का जो है वो अकाउंट है। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा चेक काट के अमाउंट लिख करके साइन करके ये दे देगा। अब दिस चेक एक सिंपली क्या है? ये चेक है एक फिड्यूशरी डॉक्यूमेंट। फिड्यूशरी का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको यूज किया जाए फॉर द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन
ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। अब देखो इसके अकाउंट में पैसे होंगे, ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं मेरा ट्रस्ट ही तो है। एज पर्सन बाय जब मेरे पास एक चेक आया, पैसा थोड़ी ना आया बेटा, चेक ही तो आया, लेकिन ये मेरा भरोसा है कि अगर इसे चेक दिया तो उसके अकाउंट में इतने पैसे होंगे, राइट। तो यहां पर ये चेक क्या रोल प्ले कर रहा है, ये रोल प्ले कर रहा है एक ट्रस्ट का। किसका बेटे? तो दैट इज वाई हमने इस चेक को क्या लिया, एक फिड्यूशियरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हर वो डॉक्यूमेंट जिसको हम यूज करते हैं एक्सचेंज पर्पस के लिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, उसको हम कहते हैं क्या? फिड्यूशियरी मनी। क्या कहते हैं बेटे? ओके ना। Here we have two other forms of money as well. One is full-bodied money, ठीक है। Another is credit money. पढ़ेंगे बेटा इन दोनों के बारे में भी। देखिए फुल बॉडीड मनी क्या होता है, दो चीजों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। वन इज द कमोडिटी वैल्यू, ठीक है। अनदर इज द फेस वैल्यू, ठीक है जी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ 100 रुपी नोट, ठीक है। तो ये जो ₹100 का नोट है सर, ये जो ₹100 का नोट है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो ये 100 रुपी का नोट है, जिससे बना हुआ है, जिस भी मटेरियल से ये बना हुआ है, भाई ये 100 रुपी नोट बनता है सिंपली पेपर, कॉटन, इन सब से, राइट। तो जिससे ये बना हुआ है उसकी वैल्यू जो होती है दैट इज कॉल्ड द कमोडिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। अगर हम बात करें कॉइन की, तो बनता है एलॉय से, तो अलॉय की वैल्यू कितनी है सर? उसको अगर पिघला ले उसकी वैल्यू कितनी आई, वो कहलाता है कमोडिटी वैल्यू। और इसके फेस पर रिटर्न कितना है बच्चे? कितना रुपये लिखा है? 100, 100 रुपए, हेयर ऑल्सो 100 रुपीज रिटर्न। तो जो वैल्यू उसके फेस पर लिखी है वो कहलाती है उसकी फेस वैल्यू। नाम से क्या कह रहा है वो? फेस वैल्यू। बना जितने से है दैट इज कमोडिटी वैल्यू, फेस पर जो लिखा है दैट इज फेस वैल्यू। व्हेनेवर कमोडिटी वैल्यू यानी बनाने की वैल्यू और उसके फेस की वैल्यू दोनों इक्वल है, दोनों क्या है? सपोज करो गोल्ड कॉइन है, उसको अगर आप मेल्ट करोगे तो भी उसकी वैल्यू उतनी है जितनी उसके ऊपर लिखी हुई है, राइट, उतनी है। यानी वो गोल्ड कॉइन जो बना है, बन के तैयार हुआ है, जितने गोल्ड का उतनी ही उसकी वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई है, ठीक है सर। ऐसे केसेस में कमोडिटी वैल्यू और फेस वैल्यू जब दोनों बराबर होंगे, उसी को अपन सिंपल भाषा में क्या कहते हैं बेटे? फुल बॉडीड मनी। क्या बोलते हैं? फुल बॉडीड मनी। तो यहां पर लिखते हैं बेटे कमोडिटी वैल्यू एंड फेस वैल्यू कैसे इक्वल है। बट इफ वी टॉक अबाउट क्रेडिट मनी, यहां पर कमोडिटी वैल्यू कम है, बट फेस वैल्यू ज्यादा है। अब जैसे हम 100 रुपी के नोट की बात कर लेते हैं, तो क्या 100 रुपी के नोट को बनाने की वैल्यू 100 रुपी होती है? नहीं, बहुत कम पैसों में ये बन के तैयार होता है। बट वी टॉक अबाउट इट्स फेस वैल्यू, वो कितनी है? वो 100 रुपी। तो यहां पर जब फेस वैल्यू ज्यादा हो देन द कमोडिटी वैल्यू, उसे हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। और जब दोनों इक्वल हो, कमोडिटी वैल्यू और फेस वैल्यू, उसको हम सिंपल भाषा में बोल देते हैं, सॉरी, पहले वाले को बोलेंगे कमोडिटी एंड अदर वन इज द क्रेडिट, ठीक है। दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी जो कि हमने डिस्कस करी, ओके। नाउ लेट्स मूव फर्दर। व्हाट इट सेज द मनी फंक्शन। फंक्शन क्या है मनी के? देखिए मनी serve as a medium of exchange, simplifying trade between individuals that we have already studied. It acts as a unit of account, allowing for the valuation of goods and services. ये भी हम already पढ़ चुके हैं। Money functions as a store of value, enables saving and future purchasing power. Okay. Now, introduction to credit. अच्छा, उधार की जब बात की जाती है, उधार लेना अच्छा है कि बुरा है? पहले तो मुझे बताओ। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हाँ जी, अच्छा है कि बुरा है? बुरा है ना, उधार नहीं लेना चाहिए ना, ठीक है। उधार लेना अच्छा है।
आदमी अच्छा है तो उधार लेना चाहिए, कैसा जवाब भाई? आदमी अगर बोले कि ना भाई उधार ले ली, जब तेरे पास है जब दे देना। मैं अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं अगर उधार ले रहा हूं तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आपको दे तो आपको मेरे लिए अच्छी बात है। आप ले रहे हो तो आपको अच्छी बात है, आपको जरूरत है पैसों की, आप दो ही मत, आपका पैसे नहीं होते। ना ना, दैट्स नॉट द रिप्लाई। देखिए, क्रेडिट लेना, उधार लेना दोनों है, अच्छा बुरा, अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर आप अपने ओल्डर क्रेडिट्स को चुकाने के लिए क्रेडिट ले रहे हो, अगर आप अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए क्रेडिट ले रहे हो, तो वो गलत है। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्रेडिट ले रहे हो, तो वो अच्छा है, तब वो अच्छा है बेटे, राइट? सपोज कीजिए मैं एक प्रोड्यूसर हूं, ओके, और दिवाली के टाइम पर मैं सपोज करो मैं टी शर्ट्स प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, मैं टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर में करता हूं। मेरे पास दिवाली के समय में ऑर्डर रिसीव होता है 1000 मोर टी शर्ट्स बनाने का, बट मेरे पास इतना सारा फंड एक साथ अवेलेबल तो नहीं होगा, एक साथ अवेलेबल तो नहीं होगा। तो मैं क्या करूं, एडवांस नहीं देते बेटा इतनी जल्दी। मैं क्या करूंगा सर, मैं सिंपली लोगों से लोन लूंगा, या तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर किसी बैंक से। अब मैं लोन जब लूंगा, प्रोडक्शन करके दूंगा, ऑब्वियसली मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा। पैसा जब ज्यादा आएगा तो मैं उससे अपने लोन को चुका भी दूंगा। इन दिस फेज मैं देख पा रहा हूं कि जो लोन लेना है ये मेरे बिजनेस को इंक्रीज कर, मतलब ये लोन लेना एक फेवरेबल कंडीशन में आता है, राइट? तो जैसा हम बात कर रहे थे सर एडवांस के बारे में, राइट? देखिए, एडवांस पेमेंट 100% कभी भी नहीं आता। एक एक बात समझना, सपोज करो मेरे पास 1000 टी शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर आता है, तो मेरे पास कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मान लो 1000 में से 50% एडवांस मेरे पास आज ही रिसीव हो गया। कोई भी मैन्युफैक्चरर को इतना एडवांस पेमेंट नहीं होता बेटा, ठीक है? दिस इज द बिजनेस टर्म्स। साथ ही साथ आप ये कहना चाह रहे हो कि सर अगर उसने बनाने के बाद में लेना मना कर दिया, भाई वो कैसे करेगा? 20-30% तो एडवांस उसने ऑलरेडी दे रखा है ना बेटा। बेटा मैं कह रहा हूं मैक्सिमम अमाउंट एडवांस में नहीं दिया जाता। वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज ऑफ एडवांस, राइट? 20-30% तक मैक्सिमम एडवांस हो गया, लेकिन उससे क्या मेरी 1000 टी शर्ट प्रोड्यूस हो जाएंगी? नहीं ना। फॉर दैट मैटर मुझे पैसा कहीं से तो लेना ही पड़ेगा ना बेटा। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या चाहिए बेटे? ठीक है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब मैं लोन लूंगा, मेरे बिजनेस को मिलेगा एक बढ़ावा, बिजनेस बढ़ेगा सर तो मेरे लिए फायदेमंद है, राइट? इन दैट सेंस लोन मेरे लिए क्या है? फेवरेबल है। तो दो कंडीशंस आपने पढ़ी। पहली, जब लोन फेवरेबल कब है? जब आपके बिजनेस को वो ग्रो करने में मदद कर रहा है। और इनफेवरेबल कब है? जब आपके डेली एक्सपेंसेस को या आपके पुराने डेट्स को क्लियर करने के लिए आप अगर लोन ले रहे हो, तो वो एक इनफेवरेबल कंडीशन है, राइट? चलिए आइए इसको और बेटर पढ़ते हैं। Now we have introduction to credit. Credit refers to the borrowing capacity of the individual or business. ठीक है, क्रेडिट मतलब उधार। उधार क्या है साहब? कि एक बिजनेस कितना उधार ले रहा है या ले सकता है अपनी डेली लाइफ। Now it involves an agreement where one party provides resources to another with expectation of repayment. भाई एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पैसा दिया और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि वो पेमेंट करेंगे उसका, राइट? चलेंगे आगे। क्रेडिट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट। कितने तरीके के क्रेडिट हो सकते हैं? देखिए, सिक्योर क्रेडिट इज बैक्ड बाय कोलेटरल और रिड्यूस रिस्क फॉर लेंडर्स। यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, कोलेटरल। कोलेटरल क्या होता है? देखिए, कोलेटरल इज दैट कमोडिटी विच इज कैप्ट बाय द बोरोवर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग क्रेडिट। मतलब सिंपल सी भाषा में कहें, आप अगर उधार लेना जा रहे हो तो जो भी चीज आप गिरवी रखते हो, क्या करते हो? मोर्टगेज करते हो, उसको हम कोलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? साथ ही साथ whenever we take loan or credits, हमेशा देयर आर सर्टेन कंडीशंस और सर्टेन टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या आता है कि कितने समय में लोन को रिपेमेंट करना है, ठीक है, कितना इंटरेस्ट रेट रहने वाला है,
अगर लोन रिपेमेंट नहीं हुआ टाइम पर तो क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें किस में आती है बेटा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आती है। किसमें आती है, चलिए जी। सो अनसिक्योर्ड क्रेडिट डज नॉट रिक्वायर कोलेटरल बट ऑफन कम्स विद हायर इंटरेस्ट रेट। कई ऐसे भी उधार होते हैं जिसके बदले में कुछ गिरवी नहीं रखा जाता, लेकिन जब भी ऐसे उधार होंगे नॉन कोलेटरल वाले, उसमें हमेशा इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होते हैं बेटे, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट इज एक्सटेंडेड बाय सप्लायर्स अलाउइंग बिजनेस टू परचेज गुड्स एंड पे लेटर। अब ट्रेड क्रेडिट भी एक खास तरीका क्रेडिट है सर, कि आपने ऑलरेडी क्रेडिट उठा लिया साहब कुछ भी चीज परचेज करने के लिए, ठीक है, और जब भी आपने वो पेमेंट या फिर जो भी प्रोड्यूस कर रहे थे उसको बेच के जो पैसा आया वो आपने रीपेमेंट में लगा। क्लियर। क्यों जरूरी है क्रेडिट, देखिए क्रेडिट हेल्प्स इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस टू फाइनेंस परचेज दे कैन नॉट अफोर्ड अपफ्रंट, कि आज की डेट में जो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा एज अ बिजनेसमैन, वो क्रेडिट है, वो उधार है जिसकी वजह से मैं ये चीज लेना पॉसिबल है कि भाई मैं ले सकूं, राइट। इट स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इनेबलिंग इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, आपके पास आज की डेट में पैसा नहीं है, आप उधार लेके ये चीज पॉसिबल कर सकते हैं। क्रेडिट कैन इंप्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू फंड ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। अब इमरजेंसीज के समय पर पैसा ऑब्वियसली कम पड़ सकता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो क्रेडिट ही है जो कि हमारी मदद करता है। रोल ऑफ बैंक्स इन मनी एंड क्रेडिट, क्या करता है बैंक्स पैसे प्रोवाइड करने के लिए, उधार देने के लिए। देखिए बैंक्स एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी दैट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ मनी एंड क्रेडिट, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन्स मैनेजिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद लैंडिंग। बैंक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ द इकोनॉमी। अब ये कैसे पॉसिबल होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। जब भी हम बात करते हैं लोन फ्रॉम बैंक की, कैसे प्रोवाइड किया जाता है, देखिए जो भी अमाउंट आप लोग डिपॉजिट करते हो, ठीक है, एज प्राइमरी डिपॉजिट इन द कमर्शियल बैंक्स, उसका सर्टेन पार्ट बैंक जो है वो अपने पास में रिजर्व रखता है। ये वो पार्ट होता है जो बैंक को पता है कि भाई इतना ही एक महीने 2 महीने में आप लोग विड्रॉ करते हो अपने अकाउंट से, एक्सेप्ट दैट जितना भी अमाउंट बचता है वो एज लोन बिजनेसेस में या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल्स को बैंक प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट आता है और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपकी सेविंग्स पर दिया जाता है। जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, यही बैंक की इनकम भी होती है बेटा, ठीक है। तो बैंक ही है वो जगह जहां पर आप पैसे को जमा कराते हो और जरूरत पड़ने पर लोन भी आप बैंक से ले सकते हो, ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सर क्रेडिट के समय में लेने में, so that says over reliance on credit can lead to high levels of debt and financial instability। अगर हम ज्यादा डिपेंडेंट है क्रेडिट पर ही, उधार पर हमारी जिंदगी साथ हमारा बिजनेस ज्यादा डिपेंडेंट है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी में आते हैं, ठीक है। कमाई ज्यादा हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे कई ज्यादा पार्ट हम उधार चुकाने में लगा देते हैं अगर हमारे पास क्रेडिट्स ज्यादा होते हैं, राइट। सेकंड, borrowers may face difficulties in repayment due to unforeseen circumstances। मैं कहता हूं मुझे क्या पता साहब कि कल को लॉकडाउन लग गया, अब मेरा प्रोडक्शन तो ठप हो गया, इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं कैसे रिपेमेंट करूंगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिलती है। पुअर क्रेडिट हिस्ट्रीज कैन लिमिट फ्यूचर बोरोइंग कैपेसिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है सर, अर्लियर जो लोन लिए थे वो ढंग के टाइम पे रिपेमेंट नहीं किए, फर्दर लोन लेने में मुझे प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट। तो ये कुछ रिस्क है जी जो कि आपको सिंपली चैलेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। नाउ व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन फॉर दिस, तो अंडरस्टैंडिंग मनी एंड क्रेडिट इज एसेंशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन। कभी भी आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो सब, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको मनी एंड क्रेडिट के बारे में पता होना चाहिए। Both concepts play a vital role in economic activity and personal finance management. Responsible use of credit can enhance financial well-being and contribute to economic growth। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आप प्रॉपरली समय पड़ने पर क्रेडिट का सही यूज कर रहे हो और सही यूज के लिए क्रेडिट ले रहे हो, तो वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने में, और इसी का एडवर्स होगा जब आप क्रेडिट ले रहे हो अपनी नॉर्मल लाइफ को चलाने के लिए। क्लियर है? होप ये चैप्टर समझ में आया हुआ अच्छे से, ठीक है। एक बार जरूर इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है जी। थैंक यू।